इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला साबुन। और साबुन का अध्ययन हम क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो साबुन है वो क्या होता है, लवण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण होता है। इस कारण से हम यहाँ पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम साबुन बताया क्या है, लवण है। किस प्रकार का लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का। अब जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण होते हैं वो दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अम्ल व क्षार से। ठीक है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बना। हम बात करें, हम अम्ल ले रहे हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल ले रहे हैं। और क्षार ले रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखो यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। और क्या बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, एक और अभिक्रिया देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के निर्माण। और इसका निर्माण करते हैं हम एस्टर और क्षार से। तो एस्टर व क्षार की अभिक्रिया से। अब देखो एस्टर हम बात करें CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट ले रहे हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है, वही हम क्षार ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और अभिक्रिया कराते हैं तो वही हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। और क्या बन गया बाहर, C2H5OH बाहर निकल जाता है, एथिल अल्कोहल। यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब देखो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है और ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। तो कौन सा इसमें साबुन है, तो यहाँ पर ये वाला क्या होता है, साबुन होता है। ठीक है, यानी एस्टर और क्षार के मिलने से क्या बन रहा है, साबुन बनता है। यहाँ पर ये साबुन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया तो हो गई साबुनीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर देखो जल बाहर निकल रहा है, इस कारण ही अम्ल और क्षार के मिलने से क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण होता है जो एस्टर और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर जो बात करें कि CH3COOH क्या एक साबुन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण एक साबुन है। और किससे अभिक्रिया से प्राप्त होना चाहिए, एस्टर और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है और दोनों में क्या अंतर है। इसमें देखो कार्बन श्रृंखला क्या है, कम है। कार्बन श्रृंखला क्या है, कम है। इसमें क्या है, कार्बन श्रृंखला ज्यादा है। ठीक है, तो साबुन जो होंगे वो होते हैं कम श्रृंखला वाले या ज्यादा श्रृंखला वाले। जो साबुन होते हैं वो होते हैं ज्यादा श्रृंखला वाले, तो ये होते हैं मेन साबुन। ठीक है, तो साबुन की एक और तथ्य निकल के आया कि साबुन क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण कौन होंगे, साबुन होंगे। ठीक है, ये श्रृंखला सामान्यतः बात करें C12 से C18 तक की हो सकती है साबुन। ठीक है, तो C12 से C18 तक के कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण क्या होंगे, साबुन होंगे। ठीक है, साबुन की हम बात करें तो साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक
अम्लों के सोडियम लवण होते हैं या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्राप्त करना है कि लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त करना है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जो साबुन है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम जो लवण है वो क्या है, छोटी श्रृंखला वाला है। अब हमें यहाँ पर लंबी श्रृंखला वाले यानी कि C17H35 इतनी लंबी श्रृंखला वाले क्या प्राप्त करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, एथिल एसिड जो एस्टर है वह भी क्या होना चाहिए, लंबी श्रृंखला वाला होना चाहिए, यानी एस्टर भी क्या होना चाहिए, लंबी श्रृंखला वाला होना चाहिए। तभी क्या प्राप्त हो सकता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त हो सकते हैं। अब जो लंबी श्रृंखला वाले एस्टर होते हैं वो होते हैं वसा। कौन होती है, वसाएं होती है, वसा, तेल, घी, यानी वसा क्या होती है, लंबी श्रृंखला वाली क्या होती है, एस्टर होती है, जिनमें श्रृंखला क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन वसाओं से क्या बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। जैसे हम बात करें वसा, यहाँ पर कौन सी, यानी वसा क्या एक प्रकार का एस्टर होता है, वसा क्या एक प्रकार का एस्टर है। तो यहाँ पर कौन से एस्टर ले सकते हैं या कौन सी वसाएं ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम, जिससे हम बात करें ग्लिसरॉल, ट्राई स्टीयरेट, एक वसा है और ये वसा कौन सी अम्ल वाली होती है, स्टेरिक अम्ल वाली। स्टेरिक अम्ल वह ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है। इसके लिए हमें चाहिए एस्टर, और एस्टर भी कौन से होनी चाहिए, लंबी श्रृंखला वाले। और लंबी श्रृंखला वाले एस्टर कौन होते हैं, वसा होते हैं। ठीक है, और जैसे हम बात करें ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट, ये एक वसा है लंबी श्रृंखला वाली, जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वसा है वो होती है स्टेरिक अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनती है। ठीक है, देखते हैं एक उदाहरण, इसको समझते हैं। हम बात कर रहे हैं C17H35 COO CH2 CH C17H35 C17H35 CO। ये हमारे पास कौन सी हो गई, ग्लिसरॉल ट्राई स्ट्रेट वसा ले लिए, एस्टर है एक तरह का, ये हो गई ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट जो वसा है। वसा ही क्या होती है, एस्टर है। ठीक है, इसका अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 मोल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, और अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर वही साबुनीकरण अभिक्रिया होगी। साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बाहर निकलता है या अल्कोहल बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ पे क्या बाहर निकलता है, यहाँ बनता है C17H35 COO Na 3 मोल। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाता है, यहाँ पर CH2OH CHOH और CH2OH क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ये हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल, और ये हमारे पास हो गया साबुन, जिसका नाम होगा सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, तो देखो लंबी श्रृंखला वाला है, तो यानी ये अच्छा साबुन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है जो लंबी श्रृंखला वाला है, जो साबुन कहलाता है। इसके लिए हम इस बनाने के लिए हमने क्या लिया था, लंबी श्रृंखला वाला क्या लिया था, एस्टर लिया था। इसके लिए हम लंबी श्रृंखला वाले एस्टर कौन होते हैं, वसा होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट। ठीक है, हमने यही बात करी थी अभी कि जो ये वसा होती है किससे मिलकर बनती है,
ये बनती है स्टेरिक अम्ल और ग्लिसरॉल से। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो वसा है वो किससे मिलकर बनी है, स्टेरिक अम्ल और ग्लिसरॉल से। तो देखते हैं क्या वास्तव में इसी से बनती है क्या। ये C17H35COOH, इसके हम क्या ले रहे हैं, 3 मोल लेते हैं। ये हम 3 मोल किसके ले रहे हैं, स्टेरिक अम्ल के। स्टेरिक अम्ल के हमने क्या लिए, 3 मोल लिए हैं। स्टेरिक अम्ल 3 मोल। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं। तो देखो यहां से क्या निकल गया, यहां से क्या निकल गया, जल के अणु निकल गए और ये जुड़ जाएगा C17H35COOCH2। ठीक है, और क्या निकल गया यहाँ पर, जल निकल गया 3 मोल, और ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट, जो क्या है, वसा है। कौन सी वसा, एस्टर। ठीक है, तो हमने देखा कि उच्च या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्षय अम्ल का निर्माण हम किससे करते हैं, वसाओं से करते हैं। वसाएं क्या है, एक प्रकार की एस्टर। ठीक है, ऐसे और जैसे अभी हमने बताया कि ये वाली वसा ली हमने, ऐसे हम और भी ले सकते हैं। उच्च लंबी श्रृंखला वाली और कौन सी होती है, स्टेरिक अम्ल से बनी वसा हो सकती है, या फिर पामिटिक अम्ल से, पामिटिक अम्ल से बनी वसा होती है, ओलिक अम्ल वाली भी होती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। या हम दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों वाले कौन से, पामिटिक अम्ल हो गया, स्टेरिक अम्ल हो गया, ओलिक अम्ल हो गया। तो उच्च वसीय अम्लों वाले सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, ये तो ही बात साबुन की। हमने ये भी देखा कि साबुन बनता कैसे, यानी साबुनीकरण अभिक्रिया। यानी साबुनीकरण अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, एस्टर। यानी कि एस्टर कौन होते हैं, वसा। वसा कौन से, उच्च वसीय अम्ल वाले। उच्च वसीय अम्ल जैसे RCOO CH2 CH CH2। ठीक है, उच्च वसीय अम्ल वाले। एस्टर ले लिए, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, 3 मोल साबुन के और ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाती है।
ये हमारे पास कॉमन अभिक्रिया होगी साबुन निर्माण करने की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो साबुन प्राप्त करते हैं, दो प्रकार के साबुन प्राप्त हो सकते हैं। एक तो मृदु भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। अगर हमें प्राप्त करना है कठोर साबुन, कौन सा, कठोर साबुन, तो किससे प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है संतृप्त वसा अम्लों से। संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण कौन होते हैं, कठोर साबुन होते हैं। ठीक है, और मृदु साबुन कौन हो गए, मृदु साबुन हो गए असंतृप्त वसा अम्लों के पोटेशियम लवण कौन होते हैं, मृदु साबुन। ठीक है, जैसे हम बात करें मृदु साबुन का हो गया, शैम्पू हो गया, शेविंग क्रीम हो गई। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, मृदु साबुन में। तो दो प्रकार के साबुन हो गए हमारे। साबुनीकरण अभिक्रिया को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली बना भी सकते हैं क्या साबुन। साबुन बनाने की अभिक्रिया हम देखते हैं, और इसके लिए हम देखो सबसे पहले ले रहे हैं पामल ऑयल। ठीक है, 20 ml पामल ऑयल लिया है। इस 20 ml पामल ऑयल में हम क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो क्षार है। ठीक है, पामिल ऑयल क्या होता है, पामिल ऑयल होता है उच्च वशीय अम्ल होता है, यानी एस्टर होता है। अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ml घोल इसमें डालते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का विलयन, और ये हमारे पास क्या है, पामिल ऑयल यानी वसा अम्ल है। इसमें हम क्या करते हैं, लगभग 30 ml इसमें मिलाते हैं, हिलाते हुए। यह अभिक्रिया हो रही है साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया हमने क्या लिया है, पामल ऑयल में क्या मिला रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है वो मिला देते हैं। लगभग 30 ml इसमें हमने मिला दिया है, और इसको हल्का सा गर्म करते हैं। पामल ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिला दिया है, और फिर इसको गर्म करते हैं। यही अभिक्रिया क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साबुन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो जो अब गर्म करने पर क्या होता है, जो यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान जो साबुन बनता है वो कोलाइडी अवस्था में इसमें रहता है। ठीक है, कोलाइडी अवस्था में रहता है। अब इस कोलाइडी अवस्था से साबुन को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम 3-4 ग्राम क्या मिला देते हैं, NaCl मिला देते हैं। हमने क्या करा, 3-4 ग्राम इसमें NaCl मिला दिया, और मिलाकर इसको गर्म करते हैं। NaCl क्यों मिलाया, क्योंकि NaCl क्या करता है, कोलाइडी अवस्था वाले साबुन को पृथक कर लेता है, और साबुन हमारे पास प्राप्त हो सकता है। और ऐसा साबुन अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि सम आयन प्रभाव के कारण साबुन अलग हो जाएगा। अब देखो पहले तो विलियन पूरी तरह घुला हुआ था, अब 2 परतों में आ गया। जैसे NaCl मिलाया, NaCl मिलाते देखो 2 परत बन गई यहाँ पर। ठीक है, 2 परतें बन गई, यानी साबुन अलग हो चुका है। ठीक है, अभी साबुन क्या है, द्रव अवस्था में। अभी साबुन क्या है, द्रव अवस्था में। पहले अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, साबुन तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। अभी हमने क्या लिया प्रयोग में, पामल ऑयल लिया था, पामल ऑयल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो साबुन कोलाइडी अवस्था में प्राप्त हो गया था।
फिर साबुन को अलग करने के लिए हमने क्या मिलाया, उसमें NaCl मिलाया, नमक मिलाया, ताकि साबुन क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे हम नमक मिलाते हैं साबुन अलग हो जाता है, 2 परतें हम उस पात्र में दिखाई देने लगता है। आप चाहते हो कि साबुन को पारदर्शी कर दे, साबुन क्या हो जाए, पारदर्शी हो जाए। तो पारदर्शी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्लिसरीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ग्लिसरीन मिला देते हैं, जिससे साबुन क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। ठीक है। या फिर हम सुगंधित बनाने के लिए भी इत्र का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे सुगंधित साबुन भी प्राप्त हो जाते हैं। हमने जो अभी साबुन बनाया था उसको देखते हैं कि देखो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ऊपर की तरफ जम गया है साबुन, जिसको हम अलग करके उपयोग में ले सकते हैं। बिल्कुल देखो, इसको हम अलग कर सकते हैं। देखो हमने इसको अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, साबुन प्राप्त हो गया, बिल्कुल ठोस साबुन प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग हम किसमें, हाथ धोने में, कपड़े धोने में इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठोस साबुन हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम साबुन बना सकते हैं। हमने साबुन तो बना लिया, और अब देखेंगे साबुन का उपयोग कहाँ होता है। साबुन का उपयोग होता है कपड़ों की धुलाई में, यानी कपड़ों को साफ करने में होता है। साबुन क्या होता है, मृदु जल में तो आसानी से कपड़ों को साफ कर देता है, मगर कठोर जल में कपड़ों को साफ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है कि साबुन मृदु जल में तो आसानी से सफाई कर देता है कपड़ों की, और कठोर जल में नहीं कर पाता। इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ ध्यान देना है कि हम कुछ लवण ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। ये सोडियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये पोटेशियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये कैल्शियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है। ये मैग्नीशियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है। ये दोनों जो लवण है वो तो होते हैं जल में घुलनशील, और ये दो होते हैं जल में अघुलनशील। ठीक है। हमें देखना कि जो साबुन होता है मृदु जल में तो आसानी से घुल जाता है और सफाई दे देता है, मगर कठोर जल में आसानी से नहीं घुलता और कपड़ों की सफाई नहीं देता, अवक्षेपित हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, उसको देखते हैं। देखो जो साबुन लेता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण। जब कठोर जल में बोलते हैं तो कठोर जल में कौन उपस्थित होते हैं, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन होते हैं। ठीक। तो ये कठोर जल में उपस्थित होते हैं। ये आयन क्या करते हैं, साबुन के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद जुड़ जाते हैं। जैसे C17H35 COOC। ठीक है। तो देखो यहां से कैल्शियम जुड़ गया, सोडियम हट गया। यहां से सोडियम को किसने हटा दिया, कैल्शियम आयन ने हटा दिया। ये कैल्शियम आयन कहां से है, कठोर जल में था। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, साबुन के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद जुड़ जाते हैं। और यहाँ से क्या हो गया, सोडियम आयन बाहर निकल गए। तो देखो यहाँ पर जो लवण बना है, क्या वो इसी प्रकार का लवण है क्या, इसी प्रकार का लवण है। और ये इसकी प्रकृति क्या है, अघुलनशील। तो यह क्या हो गया, अघुलनशील हो गया। अघुलनशील हो गया तो ये क्या हो गया, अवक्षेपित हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि साबुन कठोर जल में सफाई नहीं देता और अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित क्यों हो गया, क्योंकि साबुन का सोडियम लवण किसमें बदल गया, कैल्शियम लवण में बदल जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, सफाई नहीं देता और अवक्षेपित हो जाता है। अब देखते हैं कि साबुन किस प्रकार से कपड़ों की धुलाई करता है, यानी शोधन प्रक्रिया को देखते हैं। शोधन प्रक्रिया कि साबुन किस प्रकार से कपड़ों की धुलाई करता है। देखो जब कपड़ों पर तेल या वसा के धब्बे लग जाते हैं तब हम उनको हटाना पड़ता है। अब जल से धोने पर तेल या वसा के धब्बे हटते नहीं है। क्यों नहीं हटते, क्योंकि वसा या तेल क्या होती है,
जल में अघुलनशील होती है, तो सिर्फ जल से कपड़े साफ नहीं हो सकते, क्योंकि जल में वसा या तेल घुलती नहीं है, घुलेगी नहीं तो कपड़ों से अलग नहीं होगी और क्या होगा, कपड़े साफ नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, कपड़ों से वसा या तेल को हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं? देखो, वसा या तेल जल में अघुलनशील होते हैं, फिर घुलते किसमें? घुलते किसमें? घुलते हैं ये किसमें? हाइड्रोकार्बनों में। ये हाइड्रोकार्बनों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो हमें कपड़ों से वसा तेल को हटाना है। ठीक, तो हमें किसका उपयोग करना है? हाइड्रोकार्बनों का। तो वे हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, इन कपड़ों को उपस्थित वसा तेल को घोल लेंगे और कपड़ों को साफ कर देंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ये हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन में उपस्थित होते हैं ये हाइड्रोकार्बन, और जो क्या करेंगे, इस कपड़ों पे लगी वसा या तेल को घुलनशील कर देंगे और हटा देंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से साबुन की संरचना होती है और वहाँ हाइड्रोकार्बन कौन होंगे और किस प्रकार से वो तेल या वसा को घोलते हैं। अभी हमने एक साबुन का उदाहरण देखा था, C17H35 COO। ये हमारे पास सोडियम स्टीरेट साबुन है। और ये जब हम साबुन को घोलते हैं तो साबुन जल में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। साबुन जल में आयनित होता है। कैसे होता है? देखो, इस प्रकार से ये आयनित हो जाता है। सोडियम आयन अलग हो गया और ऋणायन अलग हो गया। अब देखो, ये जो ऋणायनिक पूरा भाग है, ये आयनिक भाग है, इसके अंदर दो भाग दिखाई दे रहे हैं हमें। ये वाला भाग जो है, ये तो हाइड्रोकार्बन 12 हो गया और ये हो गया ध्रुवीय सिरा। ठीक है, ये तो कौन हो गया? हाइड्रोकार्बन भाग। और ये हो गया ध्रुवीय सिरा। जो ध्रुवीय सिरा होता है वो जल स्नेही होता है, यानी जल की तरफ खींचा चला जाता है। जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल विरोधी होता है, या वसा स्नेही होता है, जो वसा को घोलता है। ठीक है, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि अभी हमने देखा था कि वसा किसमें घुल सकती है, हाइड्रोकार्बन में घुल सकती है। तो हम हाइड्रोकार्बन कहाँ से लाए? हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है साबुन में। साबुन में देखो, हमने देखा था ये साबुन है और साबुन को जैसे जल में घोलते थे आयनित हो जाता है। तो इसमें ये वाला भाग क्या, हाइड्रोकार्बन भाग है, और ये हाइड्रोकार्बन भाग क्या करता है, वसा को घोलता है। ठीक है, और साबुन से क्या हो जाती है, कपड़े साफ हो जाते हैं। अब देखो आगे बात देखिए, हम इसको और तरीके से समझे। इसमें कितने हाइड्रोकार्बन है? C17H35 को हम इसको देखो, CH3 CH2 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 CH2। देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CH2 17 हो गए और COO माइनस। ठीक है, तो देखो C17H35 ये वाली जो श्रृंखला है, ये हो गई हमारे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये हो गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और ये वाला जो सिरा है वो हो गया हमारे पास कौन सा, ध्रुवीय सिरा। और ये ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है, जो जल की तरफ खिसक चला जाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं, जल विरोधी होती है। और ये किधर होता है, वसा स्नेही होता है। ठीक है,
अब देखो किस प्रकार से ये शोधन करेगा ये साबुन, वो देखते हैं। ये कोई तेल की बूंद है, अब इसको घोलना है, ये जल में तो घुल नहीं सकती। अब इसको घोलने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन वाला ये वाला भाग है, ये तेल की तरफ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, हम इस सिरे को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, COH को हम इस डॉट के द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दूसरा साबुन का अणु आएगा और जुड़ जाएगा आयन, ऐसे एक और आएगा, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं साबुन के अणु या आयन आके यहां पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आयन बाहर निकल गए। ठीक है, इस प्रकार से एक संरचना बन गई, ये कहलाती है मिसेल संरचना। क्या कहलाती है? मिसेल संरचना। ठीक है, मिसेल संरचना। अब मिसेल संरचना में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होते हैं, अतः ये किसकी तरफ जुड़ गए? वसा की तरफ जुड़ गए। और जो ध्रुवीय सिरा है वो जलिश नहीं होता, जो बाहर की तरफ रह जाता है। अब जैसे हम जल डालते हैं, तो जैसे जल डालते हैं तो क्या होते हैं, ये सिरे हैं, कौन से? ध्रुवीय सिरे। ये जलिश नहीं होते तो जल की तरफ खींचते हैं। जैसे ये जल की तरफ खींचते हैं तो संपूर्ण मिसेल जल की तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा और मेल या तेल कपड़ों से बाहर हो जाएगा या अलग हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। यहाँ पर मिसेल की एक और विशेषता देखते हैं। यहाँ पर जो मिसेल होते हैं यानी कि विलियन मिसेल बन गए, और विलियन मिसेल जो बनते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, क्या ये अवक्षेपित हो जाते हैं, उन्हीं पर देखते हैं। यहाँ पर जो मिसेल होते हैं वो क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते। क्या? अवक्षेपित नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपने देखा कि मिसेल पर देखो ऋणावेश है, धनावेश कहीं नहीं है। मिसेल क्या होते हैं, ऋणावेशित होता है, समान ऋणावेश इस पर उपस्थित होता है या समान आवेश इस पर उपस्थित है। समान आवेश उपस्थित होने के कारण इनमें क्या होता है, विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है, यानी कि आकर्षण नहीं होगा इनमें, आकर्षण नहीं होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, अवक्षेपित नहीं होते। ठीक है, और ये कोलारी अवस्था में बने रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं ये? अवस्था में, और जिनको हम क्या करते हैं फिर आसानी से अलग कर सकते हैं। अब दूसरी विशेषता और देखो, जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन की किस प्रकार का दिखाई देता है, बादल जैसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मिसेल है, साबुन की मिसेल है, वो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण हमें साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होती साबुन की शोधन की प्रक्रिया। साबुन के बाद अध्ययन करते हैं अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट का अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला। जिस प्रकार से साबुन कपड़ों को स्वच्छ करता है उसी प्रकार से अपमार्जक भी क्या करता है, कपड़ों को स्वच्छ करता है। इस कारण से हम अपमार्जक को साबुन भी कहते हैं, क्योंकि ये साबुन नहीं है फिर भी क्या करता है, साबुन की तरह कपड़ों को साफ करता है। आजकल जो हम अपमार्जक यूज लेते हैं वो संश्लेषित होते हैं, और ये होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट होता है। संश्लेषित अपमार्जकों का जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं होता, अतः ये आसानी से जल प्रदूषण की समस्या पैदा कर देते हैं। अतः ये जल प्रदूषण ना करे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि लंबी व कम शाखित श्रृंखला वाली हमें क्या करना चाहिए, बेंजील सल्फोनेट अपमार्जकों का उपयोग करना चाहिए। आजकल हम अपमार्जकों की क्षमता व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट व प्रतिदीप्त यौगिक उसमें मिला देते हैं। ठीक है, साबुन की तरह अपमार्जक भी क्या करते हैं, मिसेल बनाकर ही कपड़ों की सफाई करते हैं। तो डिटर्जेंट का अर्थ क्या हुआ हमारे पास, टू वाइप क्लीन, इसका अर्थ हुआ स्वच्छ करने वाला। ठीक है,
अपमार्जक जो होते हैं वो क्या है, सोडियम, एल्किल सल्फेट, यानी कि या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, यानी कि RSO3 माइनस और Na+। ठीक है, हमने एक चर्चा ये भी करी थी कि ये क्या करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण कम करने के लिए हमें किस प्रकार के अपराधों का उपयोग करना चाहिए, कम साखित व लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों बेंजीन सल्फोनेट अपवादकों का उपयोग करना चाहिए। हमने ये भी चर्चा कर दी कि इसमें क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाना है के लिए क्या मिलाते हैं, अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम परऑक्सी बोरेट, और प्रदीपशील यौगिक, इसमें क्या मिला देते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन से अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन कठोर जल में क्या करता है, सफाई नहीं देता, मगर अपमार्जक क्या होते हैं, कठोर जल में भी सफाई दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अपमार्जक में जो सोडियम होते हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फोनेट बना लेते हैं, जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देखो अभी देखा हमने सोडियम सल्फेट, एल्किल सल्फेट की बात करें, अपमार्जक, इसमें सोडियम आयन होते हैं और कठोर जल में क्या होते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन होते हैं। तो ये आयन क्या करते हैं, कठोर जल के जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं वो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने से क्या बन जाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम या कैल्शियम एल्किल सल्फेट बन जाता है, जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये भी क्या है, जल में घुलनशील है, और जो बनेंगे वो भी जल में घुलनशील हो गए। इस कारण से कठोर जल में ये क्या हो, अवक्षेपित नहीं होते और सफाई दे देते हैं। RSO Mg, ठीक है। या फिर क्या बन सकता है यहां पर, RSO4 कैल्शियम। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील होंगे तो ये कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होंगे और क्या करते हैं, सफाई दे देते हैं।